हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही खास, जो संस्कृत में आपको बहुत काम आएगा। ये क्लास 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के लिए कुछ स्पेशल ग्रामर्स जो आपकी हिंदी से थोड़ी सी अलग होती है और आपको हल्की डिफ़िकल्ट पड़ती है। तो आइए शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। ध्यान रखिएगा, 10th वालों के लिए संस्कृत का पेपर लास्ट है, इसके बाद इनकी बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपके लिए हमारे पास कुछ है बहुत खास, तो चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद अधिकतर बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सब्जेक्ट कौन से लेना है, क्या लेना है, किस सब्जेक्ट में क्या स्कोप होता है। कई बार बच्चे गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं और चुन के उनका पूरा आगे जाके फिर उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि किस फील्ड में जाए, कहाँ से क्या होगा। या फिर 11th में बच्चे चूज़ करके 12th में फिर सब्जेक्ट चेंज करते हैं, या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चों को पता चलता है कि ये सब्जेक्ट तो उस फील्ड के लिए था ही नहीं। तो दोस्तों, आपकी सारी समस्या का सॉल्यूशन है हमारे पास इंदौर की पाठशाला पर, जहाँ पर हम आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन से स्कोप है, कहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कहाँ पर क्या नहीं कर सकते। दोस्तों देखिए, नॉर्मली अगर आपके टीचर से मिलेंगे तो अगर वो टीचर साइंस बैकग्राउंड का होगा तो आपको PCM लेने के लिए कहेगा, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा तो आपको कॉमर्स लेने के लिए कहेगा, बायो बैकग्राउंड का बायो लेने के लिए कहेगा, क्योंकि हर टीचर यही चाहता है कि आप उनके पास ही रहें और वो आपको वही सब्जेक्ट सजेस्ट करेंगे जो पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे चैनल पे आपको मिलेगी सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी, ताकि आप खुद अपनी क्षमता देखें कि आप क्या पढ़ सकते हैं, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको क्या बनना है, और डिटेल में हम उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। पर अभी पहले हम संस्कृत शुरू करते हैं, तो जल्दी से मैं शुरुआत करने के पहले दोस्तों, चैनल को लाइक कर दिया होगा आपने, नहीं किया होगा प्लीज़ कर दीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों एक बार ले लीजिए जल्दी से। तो हम शुरू करते हैं प्रत्यय, जो हर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, संस्कृत में बहुत प्रॉब्लम आती है, हिंदी में तो बहुत आसान होता है ना, कि पीछे का शब्द प्रत्यय होता है। जैसे दूध प्लस वाला तो वाला दूध वाला हो गया, है ना। सुंदर प्लस ता सुंदरता हो गया, तो ता प्रत्यय हो गया। संस्कृत में भी आसान है, पर थोड़ा सा उसमें प्रत्यय को समझना पड़ेगा। जल्दी समझते हैं थोड़ा दोस्तों, क्योंकि 10th वालों को तो 4 नंबर का ही रहा है। इसके अलावा हर क्लासेस के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए, प्रत्यय में जो होता है ना, हमको जिन शब्दों पे फोकस करना है और जो इम्पोर्टेंट है उनका मैं आपके सामने एक कलेक्शन लेकर आया हूँ, जो आपको हर एग्जाम में काम आएगा दोस्तों। देखिए, जब लास्ट में तह या नह लिखा होता है, क्या लिखा होता है दोस्तों, तह या नह, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है, त प्रत्यय। कौन सा होता है, त। आपको प्रत्यय जब आप पता लगाएंगे तो आपको फोकस करना है शब्दों के लास्ट में क्या लिखा है। जैसे देखो, सेकंड में दृष्टवान, तो पीछे वान लिखा है। पठितवान में भी पीछे वान लिखा है दोस्तों। तो जब भी पीछे वान लिखा हो तो प्रत्यय होता है दोस्तों कत्वतु। कौन सा होता है, कत्वतु। आपको जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर फोकस करना है एग्जाम में। देखिए, जिसके पीछे त्वा लिखा होता है, क्या लिखा होता है, त्वा, आधा त और वा, तो वहाँ पे प्रत्यय होता है कत्वा, आधा क आधा त और वा दोस्तों। आगे देखिए, आगम्य, अदाय और संपठ्य, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी यह है, यहाँ पर भी यह है, यहाँ पर भी यह है, तो जिसके भी पीछे यह लिखा होता है वहाँ पर प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, ल्यप। थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, तो इसमें जो आगे शब्द लगे हैं ना, ये आ और ये सम, ये लिखा है दोस्तों स और आधा म, तो सम बोलते हैं। और यहाँ पर ये आ है और यहाँ पर भी आ है दोस्तों। ये आ और ये सम, ये सब क्या है, हमारे उपसर्ग। क्या दोस्तों, उपसर्ग। ये आगे के उपसर्ग, पीछे के प्रत्यय, जो बीच में लिखा है ना, ये गम, दा और पठ, ये धातु है दोस्तों। क्या है ये, धातु, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में उसी को हम धातु बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिसके पीछे यह लिखा हो दोस्तों वो ल्यप प्रत्यय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम या तुम, जहाँ पीछे तुम या तुम लिखा हो दोस्तों, तुम या तुम, वहाँ पर तुमुन प्रत्यय होता है। कौन सा होता है, तुमुन प्रत्यय। ये आपको एग्जाम में बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये सारे MCQ चूज द करेक्ट ऑप्शन में आएंगे। तो अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं, इनके पीछे के वर्ड को ध्यान से समझ लोगे दोस्तों, तो 4 नंबर आपको बोनस के मिल जाएंगे एग्जाम में।
आगे देखिए त्वयः या त्वयः जो भी है, देखो पठित्वय गंतव्य, इसमें भी देखो त्वय त्वय आ रहा है दोस्तों। जब भी त्वय आता है तो त्वत प्रत्यय होता है। कौन सा? त्वयत प्रत्यय। देखते हैं आगे दोस्तों, यहाँ देखिए ध्यान से, पठनीय दर्शनीय, इसका मतलब क्या है? जब भी किसी शब्द के लास्ट में ई ये लिखा हो, ई ये मतलब दोस्तों बड़ी ई की मात्रा और ये ऐसा, जब भी किसी शब्द के लास्ट में ई ये लिखा हो दोस्तों, तो वहां पर प्रत्यय होता है हमारा अनियर। कौन सा होता है दोस्तों? अनियर प्रत्यय। आगे देखो तीह या ती, तो जिसके लास्ट में ती लिखा होता है दोस्तों, वहां पे एक तीन प्रत्यय। कौन सा? तीन। देखो यहाँ पे तह लगा रहे या नह लगा रहे तो त प्रत्यय, और अगर त में मात्रा लग जाएगी छोटी ई की तो तीन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। बिना मात्रा का हो तो त, और मात्रा लग जाए तो तीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न, जब भी दोस्तों शब्द में आपको न धातु में न लगा मिल जाए, ऐसा न, या फिर अंति, देखो ये वाला अंति नहीं, छोटी ई की मात्रा वाला नहीं है, बड़ी ई की मात्रा वाला है ना। ये मैंने लिखा बिल्कुल सही है, कुछ बच्चों को लगेगा मात्रा गलत लगा दी, ऐसा नहीं दोस्तों। जब आधा न बड़ी की मात्रा आ जाएगी या सिंपल ना आएगा तो प्रत्यय का नाम होगा शत प्रत्यय। ठीक है, अब यहाँ देखो जहाँ भी मान लिखा होता है ना दोस्तों, मान, वहाँ क्या होता है? शानच प्रत्यय। कौन सा? शानच। अब देखिए, अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ भी तो मान लिखा है, लेकिन देखो दोस्तों ये जो मान है ना, वो किसी व्यक्ति की क्वालिटी मतलब विशेषता दिखा रहा है। तो जब भी मान या वान लगाते हैं, क्या लगाते हैं? मान या वान। और मान या वान लगाने का उद्देश्य क्या होता है? किसी की विशेषता को बताना। क्या बताना? विशेषता, कि वो बुद्धिमान है, वो गुणवान है, वो धनवान है। तो जब किसी की क्वालिटी बताने के लिए मान या वान लगाते हैं तो उस प्रत्यय का नाम होता है मतूप प्रत्यय। कौन सा दोस्तों? मतूप प्रत्यय। आगे देखिए अजा, बालिका, मतलब जिसके लास्ट में सिंपल आ की मात्रा लगी हो और वो एक स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता हो। जिसके लास्ट में आ की मात्रा लगी हो और वो किसी स्त्रीलिंग महिला जाति का बोध कराता है, तो वहां पर दोस्तों क्या लगेगा? टाप प्रत्यय। कौन सा? टाप। अब धनी, कुमारी, मतलब सिंपल बड़ी की मात्रा लगी हो तो डीप प्रत्यय। कौन सा? डीप। आगे समझते हैं, जिसमें सिर्फ दोस्तों ता लगा हो, क्या लगा हो? ता। जैसे जनता, गुरुता, सिंपल ता लगा हो तो वहां पे तल प्रत्यय। कौन सा दोस्तों? तल। जिसमें देखो ये वार्षिक, मासिक ये लिखा हो दोस्तों, मतलब जहाँ पे महीने या साल मतलब समय की बात होती है। वार्षिक मतलब साल भर, मासिक मतलब महीना भर। तो जब भी अपन साल की बात करेंगे या महीनों की बात करेंगे, मतलब उसका संबंध कैसे होगा दोस्तों? दिन या साल, महीनों से होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठण प्रत्यय। ये अण का साइड है दोस्तों, है ना, इसको इंगा भी बोलते हैं लोग। फिर दंडीन, ई की मात्रा और न, ई की मात्रा और न, तो सिंपल है जहाँ पर ईन प्रत्यय होगा। दंडीन, पक्षीन, छोटी की मात्रा और न। यहाँ पे देखो साहित्यिक, धार्मिक, तो जहाँ पर सिंपल ई की मात्रा और क होता है दोस्तों, वहाँ पर ईक प्रत्यय होता है और इसी को हम ठक प्रत्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठक प्रत्यय। एग्जाम में आपको ईक भी ऑप्शन आ सकता है और ठक भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, साहित्यिक, धार्मिक, इसमें ई की मात्रा और क आ रहा है, छोटी की मात्रा और क, तो वहाँ पे ठक प्रत्यय। यहाँ देखिए, यहाँ भी छोटी की मात्रा और क आ रहा है, लेकिन इन दोनों का मैंने बताया था जब किसी महीने, साल, दिन के बारे में बात करेंगे तब ये लगेगा। तो यहाँ पर कोई महीने, साल, दिन की बात नहीं हो रही दोस्तों। ये देखिए त्वयम, त्वयम, नरत्वम और लघुत्वम। ठीक है, नरत्वम, लघुत्वम, जब भी त्वम लगा होता है तो वहाँ पे होता है तव प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आपके सामने प्रत्यय शेयर की है अच्छे से। आई होप ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 10th तो ठीक है, इसके अलावा जो भी 6th से स्टार्ट होता है प्रत्यय उपसर्ग आना, 6, 7, 8, 9, 10th, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए भी। 10th वालों को तो 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा ये, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं प्रत्यय के बाद पढ़ना अव्यय या उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू का मेजर पोर्शन आज निपटाने वाले हैं, जिसमें हम समास भी पढ़ने वाले हैं और संधि भी पढ़ने वाले दोस्तों। जल्दी से पढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए दोस्तों,
अब हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और अव्यय। ये भी एग्जाम में आपको 4 और 3 नंबर के आने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, जैसे हिंदी में जो उपसर्ग होता है ना, वैसे संस्कृत में भी उपसर्ग होता है, कुछ उपसर्ग अलग भी होते हैं। और अव्यय क्या होते हैं, जिसे मैंने बोलता हूँ कि मुझे यह भी करना है, धीरे धीरे, है ना, कुछ भी, कहाँ भी, यहाँ वहाँ कहाँ, है ना, हर जगह। तो ये हमारा संस्कृत में इनको अव्यय बोलते हैं दोस्तों। तो आपको इतना डिटेल में हिंदी में जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम देने जाना है। संस्कृत के लिए सीखना होता आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम बाद में सीख सकते हैं। लेकिन अभी देखिए उपसर्ग क्या होता है दोस्तों। देखिए जिसे मैंने बोला कि ये प्रभति शब्द है, प्रयत्न शब्द है। अब आपको जैसे प्रत्यय में हम पीछे फोकस करते हैं, उपसर्ग में हमें आगे फोकस करना है। जैसे देखो आगे प्र लगा है, यहाँ भी आगे प्र लगा है, मतलब उपसर्ग क्या हो गया हमारा प्र। पराजत्य में परा, पराक्रम में भी परा, मतलब परा क्या हो गया हमारा उपसर्ग। अप करोति में अ नहीं होता दोस्तों, बच्चे क्या करते हैं, अ भी दिया होगा ऑप्शन में, करोति भी दिया होगा, आपको अप पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ सम्स, यहाँ पर बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। जैसे मैंने सम्महरण बोला था, संपहरण इसके पहले प्रत्यय में पढ़ा था। ये संस्कार है, संस्कृति है। देखिए यहाँ पर कभी भी सन प्रत्यय नहीं होता दोस्तों, सन, ये सन प्रत्यय नहीं होता, इसको बोलते हैं सम, स और आदम, सम, सम प्लस करोति, संस्करोति, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सम नहीं हो, सम होता है, सन नहीं होता दोस्तों। अनुगच्छति में अनु होता है। अब यहाँ पे देखिए निर्गच्छति, ये ऊपर आपको दिख रही है र की मात्रा, ये दिख रही है बनी हुई है, तो ये नी और र, नीर होता है दोस्तों। वैसे ही देखो दू और श लिखा है, तो दू और श दुष नहीं होता, दुस होता है। उपसर्ग कौन सा होता है, दुस। एग्जाम में आपको ऐसा दू और श भी लिखा होगा दोस्तों, तो ये नहीं टिक करना है। हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों, दुस, ठीक है। दुर्लभ में दुर, विजयत में वी, निपत्ति में नी, अधिराजित में अधि और अतिवाद में अति, ठीक है। ये आपको देखो उपसर्ग थोड़ा एक बार पढ़ लेना कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। कुछ तो आपको देख के डायरेक्ट मिल जाएंगे कि हाँ ये उपसर्ग होगा। प्र लगा हो तो प्रभति, परा लिखा हो तो परा, अप करोति में अप, संस्करोति में सम, अनुगच्छति में अनु, निर्गच्छति में निर, दुष् में दुस। देखो इसकी दुष्कर्म लिखा सकता है, तब भी दुस आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कुछ और उपसर्ग की लिस्ट है जो आपको कभी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना कि निस भी उपसर्ग होता है, सु उपसर्ग होता है, उत उपसर्ग होता है, प्रति उपसर्ग होता है, परि उपसर्ग होता है, उप भी उपसर्ग होता है और अपि भी उपसर्ग होता है। ये सब भी उपसर्ग है। आपको एग्जाम में सब कोई भी लाइन दी होगी, बोलेंगे कि इसमें से इत्यास्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, है ना, इत्यास्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, इस पद में उपसर्ग क्या है, तो आपको ये पहचानना है और इस पर टिक करके आना है। या फिर आपको 3 उपसर्ग दिए रहेंगे ऑप्शन में 4 और उसमें एक गलत दिया रहेगा। आपको पूछेंगे इत्यास्मिन पदे उपसर्ग नास्ति। ध्यान रखिएगा संस्कृत में अस्ति मतलब होता है, नास्ति मतलब नहीं है। जिन बच्चों को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत हो उनको बता दूं, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। अस्ति मतलब है पूछ रहे हैं, नास्ति मतलब नहीं है पूछ रहे हैं। मतलब 4 में से 3 ऑप्शन उपसर्ग वाले होंगे और एक उपसर्ग वाला नहीं होगा, तो उस पर टिक करके आना है। आगे देखिए अव्यय, मैंने बताया जैसे अपि मतलब भी, यह, वहाँ, जहाँ, कहाँ, ये सारे हमारे अव्यय होते हैं। तो इनमें बहुत आसान काम है, कुछ भी नहीं करना है आपको दोस्तों। सेंटेंस आपको लिखा रहेगा, संस्कृत में एक वाक्य दिया होगा और आपको बोलेंगे इत्यास्मिन वाक्यानि अव्यय अस्ति, मतलब इस वाक्य में अव्यय बताना है कहाँ पर है। तो आपको एक बहुत बड़ी लाइन लिखी है, जिसे मैंने बोला अहम अपि विद्यालय गच्छति, तो इसमें अव्यय कहाँ है, तो ध्यान रखोगे ये आपको पता तो अपि दिख जाएगा, तो अपि मतलब आपका अव्यय मिल गया, आपको टिक मार देना। या फिर जैसा मैंने इसमें बताया आपको बोलेंगे निम्न लिखतानि पदानि अव्यय नास्ति, अव्यय नास्ति मतलब अव्यय नहीं है। आपको इनमें से मान लो 1, 2, 3 दिया है और चौथा इसमें से दे दिया कोई सा भी। या फिर आपको उन्होंने बोला अत्र, तत्र, यत्र और सत्र, अत्र, तत्र, यत्र और सत्र, तो ध्यान रखना सत्र जो है वो अव्यय नहीं होता। अत्र भी होता है, यत्र भी होता है, तत्र भी होता है, सत्र कभी अव्यय नहीं होता। तो हमारा आंसर आ जाएगा सत्र, फिर वहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये आपको लिस्ट याद रखना है कौन कौन से अव्यय होते हैं। श्व, शनै शनै, अत्र, अपि, अलम, अत, उच्चे, एव, एवं, च, यावत, है, अधुना, अद्य,
फिर इति, एकदा, कदा, किम, कुत्र, इति, तावत, पूरा, ठीक है। सर्वत्र, तत्र, यत्र, यद्यपि, सर्वदा, खलु, नमः, तू, न, पुनः, स्म, बहुधा, माँ, ये यावत खैर 2 बार हो गया, छोड़ा दो, वो यदा। मतलब ये आपको लिस्ट है जो आपको ऐसे की ऐसे इनको पढ़ना है, इसको 2-3 बार याद रखना है कि अव्यय होते हैं। आपको ऑलरेडी एक सेंटेंस में दिया होगा कि इसमें से आपको पहचानना है कौन सा अव्यय है। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कर्ता, है ना, संस्कृत में कर्त बोलते हैं, और इसके बाद हमको धातु दी होती है जैसे क्रिया बोलते हैं जिसको, विशेषण होता है, और उसके अलावा बचता है अव्यय। तो अव्यय पे हमको मार्क करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय क्लियर हो गए हैं। अब जल्दी से हम समास देख लेते हैं और इसके बाद आज की क्लास में ये खत्म करूंगा दोस्तों। और कभी हुआ तो मैं कल आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें संधि और बाकी पूरा पेपर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं हम आगे समास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ समास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। समास आपके लगभग मैंने पूरा कवर कर दिया दोस्तों। जैसे आपको हिंदी का समास होता है, संस्कृत में भी थोड़ा वैसे ही होता है, पर इसमें विसर्ग जो करते हैं आप, समास को विग्रह करते हैं, समास का विग्रह थोड़ा अलग होता है। फिर इसका स्क्रीनशॉट ली जल्दी से आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए समास में पहला लिखा है मैंने अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास कैसे पहचानेंगे आप, देखिए इस समास में जो होता है पहला शब्द जो होता है, पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। जैसे इसमें यथा, इसमें उप, इसमें अनु और इसमें प्रति। ये यथा, उप, अनु, प्रति ये सब अव्यय है दोस्तों। क्या है, अव्यय। तो जिसके अंदर जो है वो पहला पद अव्यय होता है, वहाँ पर होता है दोस्तों अव्यय भाव समास। अब आपको सिर्फ इतना याद नहीं रखना है कि कौन सा समास है, समास विग्रह को भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे समास विग्रह भी पूछते हैं दोस्तों कि यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा। शक्ति अनतिक्रम्य, उपगंगम का गंगाय समीपम, अनुरूपम का रूपस्य योग्यम और प्रतिदिन का दिनम दीनम। ये आपको मैं बहुत चुन के खास लेकर आया हूँ आपके लिए, तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में आप इसमें से पूरे नंबर स्कोर कर सके दोस्तों। कर्मधारय समास क्या होता है दोस्तों, जिसमें कर्म पदार्थ होता है, मतलब पहला पद नॉर्मली विशेषण होता है और दूसरा क्या होता है विशेष्य। पहला पद विशेषण, दूसरा क्या होता है विशेष्य। देखो महापुरुष मतलब पुरुष कैसा है, महान है। नील कमलम, कमल कैसा है नीला। घन श्याम, श्याम कैसे है घन के समान है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। देखिए महापुरुष तो महान पुरुष, नीलकमल नीलम कमलम, घन श्याम घन इव श्याम। देखिए अगला है द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व लिखते कैसे दोस्तों इसको, ये द्व, ये न और ये द्व, द्वंद्व। इसको अगर मैं ऐसा साफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों पद बराबर, जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों पद बराबर होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है दोस्तों। द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे राम लक्ष्मणो, मतलब रामश्च लक्ष्मणश्च, मतलब राम और लक्ष्मण। पितरौ, पितर होता है माताश्च पिताश्च, मतलब माता और पिता। हरिहरो मतलब हरिश्च हरश्च, हरि और हर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जहाँ पर दोनों पद बराबर होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है दोस्तों। इनके समास विग्रह पर भी ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं द्विगु समास। इसको भी एक शॉर्ट ट्रिक से देखो, द्विगु, द्वि लिखते हैं इसको, द्वि को हम बोलते हैं बेटा दो, और दो क्या है संख्या। दो क्या है दोस्तों, एक संख्या है। तो जब भी किसी शब्द के पहले पद में संख्या होगी, जब भी किसी शब्द के पहले पद में संख्या होगी, क्या होगी दोस्तों संख्या, तो वहां पर होगा द्विगु समास। जैसे पंचतंत्र, पंच मतलब पांच। त्रिभुवन, तो त्रि मतलब क्या होता है तीन, संख्या हो गई। पंचतंत्र, पंचानाम तंत्राणाम समारोह, पांच तंत्रों के समूह को पंचतंत्र कहते हैं। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, तीन भवनों के समूह को त्रिभुवन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है दोस्तों। तीसरा पद मतलब जो दोनों पद लिखे हैं ना, उनका कोई महत्व नहीं है, ये दोनों पद मिलके किसी तीसरे के बारे में व्याख्या कर रहे हैं दोस्तों। कैसे देखिए, लंबोदर, आप सबको पता है कि लंबोदर किसको बोलते हैं, हम गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है,
लंबरम उदरम यस्य सह, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर गणेश जी। चंद्रशेखरे, चंद्र शेखर यस्य से, जिसके सर पर चंद्रमा विराजमान है। आपने देखा होगा शंकर भगवान के यहाँ पर अर्धचंद्र लगा होता है, पता है आपको। इसके अलावा दशानंद, रावण को बोलते हैं दोस्तों। तो ये सब कौन से उदाहरण है, बहुब्रीहि के। इसके अलावा तत्पुरुष समास दोस्तों, देखिए ये तत्पुरुष समास आपस में बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको कारक थोड़े पता होना चाहिए। पहले नंबर पता है कह, कम, केन, काय, कात, कस्य और के। ये 7 प्रकार के, 5 और 2 7 प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, कारक, जो हमें तत्पुरुष समास में काम आते हैं। कौन कौन से, कह, कम, केन, काय, कात, कस्य और के। जब भी किसी समास विग्रह में पीछे सिर्फ विग्रह करते हुए विसर्ग लगे तो प्रथम तत्पुरुष समास, आधा म लगे तो द्वितीय तत्पुरुष समास, एक ही मात्रा और न या ण लगे तो तृतीय तत्पुरुष समास, आ की मात्रा और य लिखा रहे तो चतुर्थ तत्पुरुष समास, आ की मात्रा और त लगा रहे तो पंचमी तत्पुरुष समास, आधा स और य लगा रहे तो षष्ठी तत्पुरुष समास, और सिर्फ एक ही मात्रा लगी रहे, सिर्फ एक ही मात्रा, तो उसको बोलते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आपको विग्रह करके पूछे कौन सा समास है, तो ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर राज्ञ पुरुष, राज्ञ पुरुष क्या हो जाएगा, ये राज्ञ पुरुष, ठीक है। राज्ञम तो यह क्या हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। या इसको और आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बाण हतः, इसको बोलते हैं दोस्तों बाणेन हत, मतलब बाण से घायल, बाण से घायल, तृतीय तत्पुरुष समास, क्योंकि एक ही पता लग गया। चोर भयम, मतलब चोर का भय, चोरात भयम, पंचमी तत्पुरुष समास। जलमग्नम, मतलब जले मग्न, जल में डूबा हुआ, सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें ये नया है नेंज तत्पुरुष समास, ये कभी आपने नहीं सुना होगा दोस्तों, तो इसके ऊपर फोकस करना। जब भी किसी शब्द के आगे अ लगा दे, क्या लगा दे, अ, जब भी किसी शब्द के आगे अ लगा दे और उस शब्द का विलोम बन जाए, क्या बन जाए, विलोम। जैसे ब्राह्मण, अब्राह्मण, अब्राह्मण मतलब वो ब्राह्मण नहीं है। सत्य मतलब सही, असत्य मतलब न सत्यम, जो सत्य नहीं है। अनअर्थ मतलब न अर्थ, जिसका कोई अर्थ ना हो उसको क्या बोलते हैं अपन, न अर्थ या अनर्थ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बता दिया मैंने, इसका आप देख लीजिएगा तत्पुरुष समास का कौन सा समास होता है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कह, कम, केन, काय, कात, कस्य, के पे फोकस करना है। प्रथम तत्पुरुष समास, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मैंने पूरे समास करवा दिए दोस्तों। अब आपको कुछ काम करना है कि आप एक बार इनको अच्छे से पढ़िएगा। हमने समास पूरे कर लिए हैं, अव्यय कर लिए हैं, उपसर्ग कर लिए, प्रत्यय कर लिए दोस्तों। यही आपको एग्जाम में लगभग 15 से 16 नंबर का तो पेपर में आपको यही देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको संस्कृत भाषा महत्वम और कालिदास, संस्कृत भाषा महत्वम और कालिदास, इन दोनों के निबंध के 10 पॉइंट करना है। आप चाहें तो पैराग्राफ में याद करें, आप चाहें तो पॉइंट में याद करें, जो आपको आसान लगता है दोस्तों उसमें याद कीजिएगा। तो ये दोनों आपके निबंध हो गए। इसके अलावा आपको पत्र याद करना है, अवकाशार्थे प्रार्थना पत्रम, छात्रवृत्ति वाला पत्र और मित्र के लिए जन्म दिवस का पत्र। 3 पत्र संस्कृत में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अवकाशार्थे प्रार्थना पत्रम, ठीक है, अवकाश के लिए पत्र लिखना है। दूसरा छात्रवृत्ति के लिए पत्र लिखना है दोस्तों, और तीसरा पत्र जो इम्पोर्टेंट है वो जन्म दिवस के लिए मित्र को लिखना है। ये 3 पत्र संस्कृत में आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा संस्कृत में आपको सुभाषितानि द्वयम श्लोक लिखने को आता है। द्वयम मतलब 2। बच्चों को संस्कृत पढ़ने में कई बार प्रॉब्लम आती है, इस वजह से आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो ध्यान रखना। सुभाषितानि द्वयम श्लोक बोला है ना, तो द्वयम, सुभाषितानि द्वयम मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक, आपकी जो पुस्तक है उसके कोई भी 2 श्लोक जो आपको अच्छे लगे वो लिख सकते हैं आप। उसके अंदर अर्थ नहीं लिखना है दोस्तों, सिर्फ जो श्लोक है वही। अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूंगी 3 श्लोक कम से कम याद कीजिएगा, क्योंकि जो श्लोक पेपर में आ जाएगा वो आप नहीं लिख सकते, ठीक है।
पेपर में आपको 3 अनसीन पैसेज आएंगे दोस्तों, सॉरी 3 सीन पैसेज आएंगे, अनसीन नहीं 3 सीन पैसेज। एक आपकी किताब के अंदर जो पार्ट होगा उसका पैसेज, दूसरा आपकी किताब में सुभाषित जो श्लोक होंगे, जो भी श्लोक है उसमें से एक पैसेज आएगा, और तीसरा जो है दोस्तों वो आपको जो नाटक है आपकी किताब में जो भी नाटक दिया होगा उस नाटक की लाइंस लिखी होंगी, उसके अंदर पात्रों के संवाद लिखे होंगे और उसके आधार पे आएगा। तो 3 पैसेज आपको ऐसे आएंगे दोस्तों, और एक आएगा आपको अनसीन पैसेज, ठीक है। तो कुल मिला के 4 पैसेज हो गए, 3 सीन और एक अनसीन पैसेज, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको रिक्त स्थान अलग से पूछे जाएंगे, जोड़ी अलग से पूछी जाएगी, कथा क्रम संयोजन, एक कथा दी हुई रहेगी, उसको आपको क ख ग घ ण च ऐसे दिया रहेगा, और इसका मतलब क्या है कि वो जो लाइन दी है वो ऊपर नीचे दी है, आपको उनको एक स्टोरी में जमाना पड़ेगा। शब्दों को आपस में चेंज करना नहीं है दोस्तों, जो पूरा कंप्लीट वाक्य बना है ना उस वाक्य को सही क्रम में जमाना है। जैसे स्टोरी होती है ना, तो वैसी वो स्टोरी को उन्होंने आगे पीछे लिख रखा है, आपको उसको सही सीक्वेंस में स्टोरी क्या बनेगी उसमें जमाना है, ठीक है। इसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस करके जाएंगे, अगर आप परीक्षा बोध इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न बैंक इस्तेमाल करते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, तो कथा क्रम संयोजन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि वो आपके लिए बोनस नंबर है। इसके अलावा आपका था प्रश्न निर्माण करने के लिए 2 नंबर का प्रश्न निर्माण करने को आएगा, 2 नंबर का आएगा आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए दोस्तों, 2 नंबर का आपको इसके अंदर पूछा जाएगा कि वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, संस्कृत में इसको वाच्य परिवर्तन बोलते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में भी यही पढ़ा होगा आपने, संस्कृत में भी वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा इनको बदलने का तरीका अलग होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं लकार आज नहीं बता पाया, पर लकार ध्यान रखिएगा, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, रिट लकार और विधिलिंग लकार, ये 5 लकार आपको अच्छे से करना है। जैसे लट लकार में ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम होता है, लोट लकार में तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम होता है ना। ए तेता में यू, ए तेता में ये आपको है ना, एव एव एम, ये विधिलिंग लकार में होता है। तो इन लकारों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ इनके पीछे के शब्दों पे फोकस करना है, तो आगे क्या आप ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। ती तह अंति आ गया तो पीछे पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाओ लिख सकते हो आप, है ना। जैसे पठ धातु इंपॉर्टेंट है, अस धातु इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको देखो गम धातु, दृश्य धातु से भी पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पश्च धातु को, दृश्य धातु को पश्च धातु के नाम से भी चलाते हैं दोस्तों, गच्छ धातु को गम धातु के नाम से भी चलाते हैं दोस्तों। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनके बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। शब्द रूप में आपको बता दूंगी, एक तो राजा शब्द रूप होता है, साधु शब्द रूप होता है, फल शब्द रूप होता है, अस्मत् शब्द, युष्मद् शब्द, है ना, त्वम शब्द, ये आपको पेपर में आ सकते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में एक बार आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कवि शब्द रूप जैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए पेपर का मैंने बोला सारांश बता दिया है, क्या क्या पढ़ना है, कुछ चीज़ें मैं ले आया हूँ। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, संधि पढ़ना है, वो अगर हुआ तो मैं कल वीडियो बना सकता हूँ अगर मुझे मौका मिला तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ संधि पढ़ना रहेगा, समास मैंने बता दिया, उपसर्ग बता दिया, प्रत्यय और अव्यय, लगभग ऑब्जेक्टिव के बता दिए मैंने आपको पोर्शन। इसके अलावा 2 नंबर के आपको पर्यायवाची आएंगे, 2 नंबर के आपको विलोम शब्द आएंगे, ठीक है, 2 पर्यायवाची शब्द और 2 विलोम शब्द। इनमें आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा दोस्तों, ये एक पद में उत्तर देने वाले में आएंगे, 2 पर्यायवाची, 2 विलोम और 2 एक पद में उत्तर दो, है ना, मतलब एक पद वाले 2 ही उत्तर आएंगे बस आपको लिखने के लिए, 2 पर्यायवाची और 2 विलोम। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको रिक्त स्थान आएंगे, हर रिक्त स्थान में आपको ऑप्शन दिया होगा दोस्तों, ऊपर आपको ऑप्शन दिए रहेंगे सारे और नीचे आपको फिल करना है। जैसे हिंदी वगैरह में होता है ना कि एक के आगे 2 ऑप्शन दिए, वैसा नहीं होता, सारे आपको ऑप्शन ऊपर दिए होते हैं, आपको उसमें से फिल करना है। जोड़ी दी रहेगी आपको दोस्तों, वो जोड़ी करना है। आम न आपको पेपर में आते हैं कि आम न लिखिए, तो आम न लिख सकते हैं दोस्तों, आम मतलब हाँ, न मतलब नहीं, मतलब सत्य को अपन आम लिखते हैं, असत्य को न लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है जो मैंने आपको समझा दिया। ध्यान रखिएगा, श्लोक जरूर याद कीजिएगा, संस्कृत भाषा कालिदास पे निबंध। इसके अलावा आपको 3 आपके सीन पैसेज आएंगे और एक आएगा आपको अनसीन पैसेज, ठीक है। सीन पैसेज की तैयारी आप परीक्षा बोर्ड में से प्रश्न बैंक में जो आपके पास अवेलेबल हो, किताब में से पीछे की साइड जो भी दिया हो, आप पैसेज की तैयारी घर से करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि संस्कृत के पैसेज इतने आसान नहीं होते जितने हिंदी और इंग्लिश के होते हैं कि आपने बस क्वेश्चन देखा और ढूंढ के लिख दिया। संस्कृत में थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी दोस्तों आपको, क्योंकि वो थोड़े आपके लिए मुश्किल पड़ सकते हैं। जैसे कह लिखा है तो आपको वहाँ नाम ढूंढना है, किम लिखा है तो बिंदी लगाना है, केन लिखा है तो एक ही मात्रा और न लगाना है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा दिमाग लगा के आप अगर लिखोगे तो हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको
प्रश्न निर्माण करने के लिए भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, तो हम आपके लिए वो डाउट कल सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे इंदौर की पाठशाला पर, क्योंकि हमें आगे भविष्य के बारे में भी देखना है कौन सा सब्जेक्ट लेना है। और अगर आप में से कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू अगर पैसा कमाना चाहता है दोस्तों, तो वो ज़रूर हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाले हैं कुछ ऐसा जो आपको सोशल मीडिया को यूज़ कर कर घर बैठे पैसा दिला सकता है दोस्तों, और ये बिल्कुल जेन्युइन है। तो बने रहिए और इंदौर की पाठशाला पर लगे रहिए, लगातार अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।